मीनाक्षी और गुंजन एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था। उनके घर के सामने से कई फेरी वाले गुजरते थे। मीनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुंजन को आवाज जरूर लगा देती। गुंजन, अरे ओ गुंजन, गोभी वाला आया है, मात्र 10 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, तुम भी ले लो, फिर कहोगी कि बताया नहीं। इसी तरह गुंजन भी जब कुछ खरीदती तो मीनाक्षी को बुला लिया करती। एक दिन दोपहर में एक मटर बेचने वाला आया। ताजी हरी मटर ले लो, मटर वाला 30 रुपए किलो मटर। मीनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी। ले लो बहन जी, एकदम कच्ची मटर है, कल ही खेत से तोड़ी है। ठीक है, 1 किलो तोल दो। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह गुंजन को आवाज दी। गुंजन, ओ गुंजन, मटर वाला आया है, अच्छी मटर है, लेना है तो आ जाओ। संयोग से गुंजन उस दोपहर रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। मीनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब गुंजन बाहर नहीं आई तो मीनाक्षी ने अपने लिए मटर खरीद लिए और मटर वाला चला गया। शाम को जब मीनाक्षी सब्जी बनाने के लिए मटर छीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए। मटर में से सोने के दाने निकल रहे थे। उसी समय मीनाक्षी का पति शुभम ड्यूटी से लौटकर आया। शुभम स्वार्थी और लालची किस्म का इंसान था। सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम तो माला माल हो गए। तुमने 1 किलो मटर ही क्यों खरीदी? कम से कम 10-12 किलो मटर खरीद लेती। मुझे क्या पता था कि मटर में से सोने के दाने निकलेंगे। पता होता तो ज्यादा खरीद लेती। मीनाक्षी के पति ने पूरे गांव में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया। जब गुंजन को पता लगा कि मीनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है तो वह मीनाक्षी के घर पहुंची। क्यों मीनाक्षी, तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिए? मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ। मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली। शायद तुम सो रही थी। अच्छा हाँ, मैं परसों दोपहर थोड़ा सा सो गई थी। मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। मुझे माफ करना। कि वह मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी। गुंजन जब घर पहुंची तो गुंजन का पति उससे बोला, अब पता लगी तुम्हें अपनी मीनाक्षी बहन की असलियत। तुम तो कहती थी कि मीनाक्षी बहुत अच्छी है, अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई। हमें गलतफहमी हो गई है। मीनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर नींद में होने के कारण मैं मीनाक्षी की आवाज सुन ही नहीं पाई थी। मैं नहीं मानता, वो झूठ बोल रही है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाएं। उधर मीनाक्षी का पति शुभम काम धंधा छोड़कर घर बैठ गया था और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था। मीनाक्षी उससे बोली, क्यों न हम आधे किलो मटर गुंजन के घर दे आए? हमारे साथ उन लोगों के घर भी सुख समृद्धि आ जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? आधे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी? अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है। अगर आधे मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिए तो मुझे आधी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसलिए आधे किलो मटर गुंजन को देने की बात बिल्कुल भूल जाओ। एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया। इस बार गुंजन के पति ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिए। मटर कम से कम 50 किलो थे। गुंजन और उसके पति ने मटर छीलने शुरू किए, लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले। गुंजन के घर 50 किलो मटर का कोई काम तो था नहीं, इसलिए वह पड़े पड़े खराब होने शुरू हो गए। क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मीनाक्षी को दे आऊं? यहाँ तो ये खराब ही हो जाएगी। गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मीनाक्षी को दे आई। मीनाक्षी गुंजन के व्यवहार पर बहुत खुश हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह आधे किलो सोने के मटर गुंजन को देकर रहेगी। मीनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई।
उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया। एक सुबह जब उसका पति टॉयलेट में था तो मीनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगह अपने पेंट किए हरे मटर के दाने रख दिए। दोपहर में वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैंने साधारण मटर की सब्जी बनाई है। सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई है। कुछ सब्जी मैं गुंजन के घर देकर आना चाहती हूँ। शुभम ने भगोने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिए, क्योंकि मीनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंट कर दिया था। इस तरह मीनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुंजन के घर पहुंचा दिए। गुंजन और मीनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई। मीनाक्षी, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति को पता लगेगा कि आधे मटर के दाने सोने के नहीं साधारण हैं, तो तुम उनसे क्या कहोगी? कह दूंगी कि मुझे क्या पता, हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश लाकर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है। अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा। देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे। वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा,
जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह एक वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं।